वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग ब्रिटिश और मराठों के संघर्ष के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ब्रिटिश और मराठों के बीच 3 युद्ध भी हुए हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय युद्ध। तो उन सभी के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग देखेंगे। तो पूरा वीडियो आप कंप्लीटली ध्यान से देखिए और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्विज जरूर पूछी जाएगी जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, संभाजी की मृत्यु के बाद नए छत्रपति कौन बने थे। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए हर क्वेश्चन को आप अपनी तरफ से भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन के साथ जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं तो उनको भी आप समझते चलिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ उसके साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं, उनको आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, संभाजी की मृत्यु के बाद जो नए छत्रपति बने वो बने राजा राम। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन की पृष्ठभूमि को समझते हैं। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि मराठा साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो शिवाजी ने की थी। ठीक है, यही प्रथम ऐसे मराठे थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी और उनकी जो मृत्यु हुई थी, शिवाजी की मृत्यु सन 1680 में हो गई थी। इसके बाद उनके 2 पुत्र, ठीक है, संभाजी और राजा राम। कौन? संभाजी और राजा राम, इनके बीच सत्ता में संघर्ष होता है और इस सत्ता संघर्ष में सबसे पहले संभाजी शासक बनते हैं। ठीक है, संभाजी शासक बनते हैं और संभाजी ने अंग्रेजों के पुत्र औरंगजेब के जो पुत्र थे अकबर को शरण दी थी। इसकी वजह से औरंगजेब ने संभाजी को जो है मार डाला था। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो पहले पुत्र थे, यहाँ पर जो पहले शासक बने थे संभाजी, उनकी हत्या किसने करवा दी थी? औरंगजेब ने। उसका रीजन क्या था? औरंगजेब के पुत्र अकबर को शरण दी थी। ठीक है, तो उनकी मृत्यु के बाद संभाजी की जब हत्या होती है तो इसके बाद राजा राम अगले छत्रपति बनते हैं। ठीक है, और इन्होंने मराठा राज्य को बनाए रखने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया था। विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि सत्ता को अलग अलग स्थानों से संचालित किया जाता था। ठीक है, लेकिन इसी समय क्या होता है कि एक औरंगजेब के सिपाही थे, एक सैनिक थे जुल्फकार खां। ठीक है, उनके नेतृत्व में मुगलों ने एक आक्रमण कर दिया था जिसकी वजह से संभाजी की जो पत्नी थी, ठीक है, इनकी जो मृत्यु हो चुकी है, संभाजी, इनकी पत्नी येसुबाई, ठीक है, येसुबाई, और इनके एक अल्पवयस्क पुत्र थे, उनका क्या नाम था? साहू। ठीक है, इनको बंदी बना लिया गया था। ध्यान रखेंगे, येसुबाई और साहू को बंदी बना लिया गया था। किसने बंदी बनाया था? मुगलों ने। राइट, तो आप ध्यान रखेंगे संभाजी की मृत्यु के बाद अगले छत्रपति कौन बनते हैं? राजा राम बनते हैं। और राजा राम कौन है? मैंने आपको बता दिया है, शिवाजी के 2 पुत्रों में से एक हैं। संभाजी के बाद राजा राम शासक बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मराठाओं के प्रथम पेशवा कौन थे? ठीक है, यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझेंगे। यहाँ पर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन को ध्यान में मत रखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, यानी कि क्वेश्चन के महत्व को समझिए। क्वेश्चन के साथ साथ बैकग्राउंड में जो भी 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं या क्वेश्चन नंबर 2 के साथ जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं, उनको आप जरूर समझिए, क्योंकि वो क्वेश्चन की जो बैकग्राउंड है उसको समझने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। मराठाओं के प्रथम जो पेशवा थे वो कौन थे ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। अब हम ये समझते हैं कि पेशवा पद जो है, छत्रपति पद के बाद पेशवा पद का जो सृजन है वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया था कि मुगलों का एक आक्रमण होता है जिसमें संभाजी की पत्नी येसुबाई अपने एक पुत्र साहू के साथ मुगलों की कैद में चली गई थी। ठीक है, तो उसी समय क्या होता है, राजा राम ने अपनी जो राजधानी है वो सतारा बना ली थी। मैंने आपको बताया था कि संभाजी की मृत्यु के बाद राजा राम अगले छत्रपति बनते हैं। तो राजा राम ने अपनी जो राजधानी है वो कहाँ पर बना ली थी? सतारा में। ठीक है, सतारा महाराष्ट्र में है। इसके बाद क्या होता है, सन 1700 में, ठीक है, सन को ध्यान रखिएगा, सन 1700 में राजा राम की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनकी भी डेथ हो जाती है। किनकी डेथ हो जाती है? राजा राम की। इसके बाद उनका एक पुत्र होता है शिवाजी द्वितीय, उनकी एक संरक्षिका बनकर ताराबाई ने मराठों की कमान संभाली थी। यानी कि राजा राम के बाद अगला जो शासक बनता है, या हम कह सकते हैं अगला छत्रपति बनता है, वो बनता है शिवाजी द्वितीय, लेकिन उनकी संरक्षिका होती है ताराबाई। ठीक है, ताराबाई, क्योंकि शिवाजी द्वितीय एक अल्पवयस्क शासक था तो ताराबाई उनकी संरक्षिका थी। ठीक है,
लेकिन होता क्या है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब की मृत्यु के समय ताराबाई मराठों की जो संरक्षिका थी उनके बाद बहादुर शाह के काल में साहू को मुगलों की कैद से मुक्त कर दिया जाता है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो बंदी बनाई गई थी जो येसुबाई अपने पुत्र साहू के साथ, ठीक है, साहू, तो इनको यहाँ पर फ्री कर दिया जाता है। ठीक है, किसकी मृत्यु के बाद? औरंगजेब की मृत्यु के बाद साहू को मुगलों की कैद से आज़ाद किया जाता है। तो जब साहू अपने कार्य क्षेत्र में आता है, मराठा साम्राज्य में आता है, तो उसका ताराबाई के साथ क्या होता है? क्लैश होता है, यानी कि संघर्ष होता है। क्यों होता है? क्योंकि अभी यहाँ पर शासिका कौन है? ताराबाई। ठीक है, तो अब साहू भी एक उत्तराधिकारी थे। ठीक है, तो साहू और ताराबाई के बीच एक संघर्ष होता है और इस संघर्ष में साहू का साथ देता है कौन? बालाजी विश्वनाथ। किसका साथ देता है? साहू का। ठीक है, तो साहू का साथ एक सरदार बालाजी विश्वनाथ देता है जिसमें साहू विजय होता है और ताराबाई की हार होती है। इस तरह से साहू कौन बनता है? साहू बनता है छत्रपति और साहू ने अपने ही शासनकाल में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा घोषित कर दिया था। तो ये बैकग्राउंड है इस क्वेश्चन का कि मराठाओं में जो प्रथम पेशवा बनते हैं बालाजी विश्वनाथ वो किस प्रकार से बनते हैं। मराठा में जो सत्ता संघर्ष होता है उसी बीच वो इस चीज का लाभ उठाते हैं और मराठों के प्रथम पेशवा बनते हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स ध्यान रखेंगे और यहीं से पेशवाओं की शक्ति में वृद्धि होना प्रारंभ होता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पेशवा के काल में मराठा संघ 5 भागों में विभक्त हो गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि पेशवाओं का काल बालाजी विश्वनाथ के समय से प्रारंभ हो गया था। किसके काल से? बालाजी विश्वनाथ की। ठीक है, और एक तरह से कहा जाता है कि बालाजी विश्वनाथ द्वितीय संस्थापक, ठीक है, सेकंड संस्थापक। प्रथम संस्थापक कौन थे? तो वो आपको पता ही होगा, शिवाजी थे। ठीक है, प्रथम संस्थापक मराठा राज्य के कौन थे? शिवाजी। लेकिन जो पहला पेशवा था बालाजी विश्वनाथ उनको द्वितीय संस्थापक बोला जाता था। लेकिन इसके बाद पेशवाओं का एक काल प्रारंभ होता है। पेशवाओं की शक्ति में एक तरह से वृद्धि होना प्रारंभ हो जाती है। तो यहां पर अब क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पेशवा था जिसके काल में मराठा संघ 5 भागों में या 5 शक्तियों में विभक्त हो गया था। वो 5 शक्तियां भी अलग अलग थी, मैं आपको अभी बताऊंगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम। ऑप्शन यहां पर आपका बी सही हो जाएगा। बाजीराव प्रथम के काल में मराठा संघ 5 भागों में विभक्त होता है। अब वो 5 कौन कौन से भाग थे? तो देखिए इसमें पहला जो भाग था वो था पुणे का पेशवा। ठीक है, पुणे का पेशवा। तो सबसे पहली बात करते हैं पेशवा की। ठीक है, दूसरी जो शक्ति थी मराठा की वो थी ग्वालियर का सिंधिया। ठीक है, ग्वालियर का सिंधिया। ठीक है, तो ये दूसरी शक्ति बनती है। तीसरे आपके आते हैं इंदौर के होलकर। ठीक है, इंदौर के होलकर। चौथी जो शक्ति बनती है वो होते हैं नागपुर के भोंसले। ठीक है, नागपुर के भोंसले। ठीक है, भोंसले। और पांचवी जो अंतिम है, पांचवी और आखिरी, वो होते हैं बड़ौदा के गायकवाड़। ठीक है, बड़ौदा के गायकवाड़। ठीक है, तो ये जो 5 शक्तियां हैं, 5 संघ हैं, वो मराठा साम्राज्य को 5 भागों में उसने विभाजित कर दिया था। ये क्यों किया था? क्योंकि एक संपूर्ण मराठा साम्राज्य एक तरह से कंसोलिडेटेड हो सके, एक साथ मिलके काम कर सके, जिससे कि विकेंद्रीकरण के फलस्वरूप एक नई ऊर्जा के साथ मराठा संघ काम कर सके। ठीक है, और ये कौन थे? ये बालाजी विश्वनाथ के बाद उनके पुत्र थे। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ के बाद पुत्र थे कौन थे? बाजीराव प्रथम। ठीक है, हालांकि बाजीराव प्रथम ने ही अपना जो शासन था वो सतारा के स्थान पर पुणे से प्रारंभ किया था। ठीक है, पहले आपको बताया था कि जो मराठाओं का जो प्रमुख केंद्र था वो कहाँ पर था? सतारा में। लेकिन बाजीराव प्रथम ने ये जो केंद्र है वो कहाँ पर शुरू कर दिया था? पुणे में। ठीक है, सतारा से पुणे में। राइट, तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। लेकिन छत्रपति जो हुआ करता था उसकी राजधानी सतारा में ही थी, लेकिन पेशवा पुणे से काम करता था। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। राइट, चलिए इसके बाद यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संगोला की संधि कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो संगोला की संधि को सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि संगोला की संधि है क्या, लेकिन यहाँ पर मैं आपको आंसर बताना चाहूँगा। इसका आंसर हो जाएगा सन 1750 में संगोला की संधि होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन की बैकग्राउंड समझिए, इस क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन होगी उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको भी आप अपनी तरफ से समझते चलिए। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया कि पहले जो पेशवा थे वो थे बालाजी विश्वनाथ। इसके बाद दूसरे पेशवा उनके पुत्र बालाजी
बाजीराव प्रथम बनते हैं, ठीक है। और बाजीराव प्रथम के बाद अगले पेशवा बनते हैं बालाजी बाजीराव, ठीक है, बालाजी बाजीराव, राइट। ये पेशवा बनते हैं और इनका काल जनरली रहा है सन 1740 से लेकर 61 के बीच में। पानीपत के तृतीय युद्ध तक ये पेशवा रहे हैं, राइट, ये आप ध्यान रखिएगा। और इनके काल में पेशवा का जो पद है, पेशवा का पद कैसा हो गया, पेशवा का पद वंशानुगत हो गया, ठीक है, वंशानुगत, यानी कि वंश परंपरा के आधार पर अगला पेशवा नियुक्त होगा। और पेशवा ही वास्तविक संस्थापक भी बन गया था। तो इन्हीं के काल में मराठा राजनीति का जो केंद्र है वो पूर्ण रूप से पुणे हो गया था, जबकि छत्रपति को सरतारा में नाम मात्र का छत्रपति ही बना रहा था। तो जो संगोला की संधि थी वो यही संधि थी कि पेशवा का पद क्या होगा, वंशानुगत, ठीक है, पेशवा का पद वंशानुगत होगा। तो ये जो संधि हुई थी इसी को संगोला की संधि कहा जाता है। और ये कब हुई थी, सन 1750 में हुई थी, ठीक है। और इसी संधि के तहत पुणे से ही पेशवाओं का पूरा जो कार्यभार था, शासन था, वो प्रारंभ हो गया था। और सतारा जो छत्रपति की राजधानी थी वो केवल नाम मात्र के लिए यहाँ पर शासन होता रहा था, ठीक है। तो आप ध्यान रखें कि पुणे जो है सबसे प्रमुख केंद्र रहा है और पेशवा का पद वंशानुगत हुआ है, यही संगोला की संधि का सार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ। मैंने आपको अभी बताया कि तीसरे जो पेशवा बने थे बालाजी बाजीराव, ठीक है, बालाजी बाजीराव, तो इनका कार्यकाल सन 1761 तक चलता है। और इनके काल में इनके भाई थे रघुनाथ राव रघुआ, इन्होंने पंजाब को जीतकर मुगलों को दे दिया था, ठीक है। पंजाब जो प्रांत था उन्होंने जीत लिया था और किनको दे दिया था, मुगलों को। और उस समय जो पंजाब प्रांत था वो किनके हाथ में था, अहमद शाह अब्दाली के क्षेत्र में आता था। इससे क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली मराठों से क्या हो गया, नाराज हो गया, क्योंकि मराठों ने ही पंजाब क्षेत्र को जीत कर किसे दे दिया था, मुगलों को। तो अब स्वाभाविक है कि मराठों और अफगानों में, ठीक है, या फिर अब अहमद शाह अब्दाली, इनके बीच क्या होगा, टकराव होगा। और यही टकराव पानीपत के तृतीय युद्ध के रूप में आता है। तो ये जो युद्ध हुआ है सन 1761 में होता है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन आमने सामने थे। तो देखिए पेशवाओं की ओर से जो पेशवा था बालाजी बाजीराव, इसका एक चचेरा भाई था सदाशिवराव भाऊ, ठीक है, क्या नाम था, सदाशिवराव भाऊ। तो ये कौन था, चचेरा भाई। और साथ ही साथ इसका एक पुत्र था विश्वासराव भाऊ, ठीक है, विश्वासराव भाऊ। तो इनके बीच और वर्सेस अब्दाली, ठीक है, अब्दाली का मतलब अहमद शाह अब्दाली। तो इनके बीच युद्ध हुआ और इसमें मराठों की क्या हुई, हार हुई, मराठों की हार हुई। सदाशिवराव भाऊ की मृत्यु हुई, विश्वासराव भाऊ की मृत्यु हुई। तो मराठाओं की हार पानीपत तृतीय युद्ध में होती है और चचेरा भाई और उसका पुत्र मारा जाता है। तो इसकी वजह से बालाजी बाजीराव काफ़ी आहत होते हैं और कुछ दिनों बाद ये आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, पानीपत के तृतीय युद्ध के परिप्रेक्ष्य में ये घटनाएं घटित होती हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा पेशवा की हत्या रघुनाथ राव रघुआ ने कर दी थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो अगला शासक बनता है वो बनता है माधवराव, ठीक है। मैं आपको बैकग्राउंड पहले समझाना चाहूँगा कि बालाजी बाजीराव की जब सुसाइड से मृत्यु होती है तो उनके बाद अगला शासक बनता है माधवराव, ठीक है। तो माधवराव प्रथम की अगर हम बात करें तो एक योग्य शासक था, ठीक है। बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद माधवराव गद्दी पर बैठते हैं और उनके संरक्षक बनते हैं कौन, उनके चाचा रघुनाथ राव, ठीक है, क्या बनते हैं, संरक्षक। लेकिन माधवराव की मृत्यु टीबी से हुई, ट्यूबरकुलोसिस से, ठीक है। टीबी से जब मृत्यु होती है तो अगले जो पेशवा बनते हैं वो बनते हैं नारायण राव, ठीक है। और नारायण राव अल्पवयस्क थे, माधवराव के पुत्र थे नारायण राव और अल्पवयस्क थे। तो उनकी हत्या उनके चाचा रघुनाथ राव रघुआ ने कर दी थी। तो इस तरह ऑप्शन आपका सी सही होगा, ठीक है। माधवराव का पुत्र था नारायण राव, तो इसकी हत्या कौन किसने की, रघुआ या फिर रघुनाथ राव रघुआ ने इनकी हत्या कर दी थी। तो ये इसकी पृष्ठभूमि है। अब आपको बता दूं कि हत्या क्यों की, क्योंकि रघुनाथ राव रघुआ स्वयं पेशवा बनना चाहते थे, ठीक है। ये पेशवा की चाहत रखते थे, पेशवा की चाहत।
तो इसकी वजह से इन्होंने नारायण राव की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद मराठाओं सरदारों ने उनका विरोध किया। काफ़ी विरोध का सामना करने के बाद रघुनाथ राव रघुवा कहाँ चले गए? अंग्रेजों की शरण में। ठीक है, अंग्रेजों की शरण में। और अंग्रेजों की शरण में जाकर उन्होंने एक अंग्रेजों से संधि की थी, जिस संधि का नाम है सूरत की संधि। क्या नाम है? सूरत की संधि। और यही सूरत की संधि कब होती है? सन 1775 में। और यही सूरत की संधि क्या बनती है? मराठा और अंग्रेजों के बीच युद्धों का कारण बनती है। ठीक है, क्योंकि यहीं से अंग्रेजों को मराठाओं की जो आंतरिक राजनीति थी उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार मिला था। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों और मराठों के बीच सालबाई की संधि कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं। ठीक है, सालबाई की संधि कब हुई? तो देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता दूं कि काफ़ी आपको बैकग्राउंड समझना होगा इस क्वेश्चन के रूप में। तो सबसे पहले हम आपको आंसर बता देते हैं। इसका आंसर होगा सन 1782 में मराठों और अंग्रेजों के बीच सालबाई की संधि होती है। लेकिन इस क्वेश्चन को आप केवल एक क्वेश्चन की तरह नहीं लीजिए, इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझेंगे तो पूरा आपको प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मराठों की जो आंतरिक राजनीति है, आंतरिक जो मामले हैं उसमें हस्तक्षेप करने का जो मौका है वो कब मिला था? जब रघुनाथ राव रघुवा अंग्रेजों की शरण में गए थे, क्योंकि उन्होंने नारायण राव जो पेशवा थे, जो अल्प वयस्क के पेशवा थे, उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सरदारों ने रघुनाथ राव का काफ़ी विरोध किया था। और विरोध करने के बाद वो जो रघुवा थे वो बंबई चले आए और अंग्रेजों के साथ संधि की। संधि का क्या नाम था? सूरत की संधि। ठीक है, सूरत की संधि। और इस संधि में कुछ प्रावधान किए गए थे। सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 में। और इस संधि के तहत रघुनाथ राव रघुवा ने अंग्रेजों से सहायता मांगी थी कि हमारी आप सहायता कीजिए पेशवा बनने के क्रम में। और उसके बदले में बंबई सरकार यानी कि जो अंग्रेजों की सरकार थी उनको सालसेट और बेसिन, ठीक है, सालसेट और बेसिन ये जो दो क्षेत्र थे, ठीक है, ये जो पश्चिमी भारत के जो क्षेत्र थे वो अंग्रेजों को दिए जाने का इसमें वादा किया गया था सूरत की संधि के तहत। और ये किसने किया था? रघुवा ने वादा किया था। किससे वादा किया था? अंग्रेजों से। ठीक है, तो जो सूरत की संधि है तो यही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की क्या बनती है? कारण बनती है। ठीक है, और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये होता है 1775 से 82 के बीच। ठीक है, क्योंकि यही आपकी 1775 जो ईयर है ये आपका सूरत की संधि का ईयर है। अब इसमें क्या घटनाक्रम घटित होता है? जब सूरत की संधि होती है तो इसके बीच दोनों के बीच एक तरह से क्या युद्ध तैयार हो जाता है। ठीक है, और इस युद्ध के तहत कुछ ही दिन युद्ध चलता है। इसके बाद मराठों के साथ एक संधि होती है। ठीक है, वो संधि होती है कलकत्ता की सरकार द्वारा। देखिए, ब्रिटिशर्स में एक कलकत्ता द्वारा सरकार का संचालन होता था और एक बंबई द्वारा। ठीक है, तो जो कलकत्ता के थे ब्रिटिश थे, ठीक है, कलकत्ता के ब्रिटिश या कलकत्ता के अंग्रेज, उन्होंने मराठों के साथ एक संधि की जिसका नाम था एक बहुत बड़ी संधि की थी। क्योंकि इस संधि का कारण क्या था सबसे पहले आपको ये समझना होगा। संधि का कारण ये था कि जो कलकत्ता के अंग्रेज थे उनको लगता था कि अभी युद्ध का एक उचित समय नहीं है, तो मराठाओं से अभी युद्ध ना किया जाए। तो इसकी वजह से अंग्रेजों ने एक संधि की सन 1776 में, अगले ही वर्ष। ठीक है, और उसका नाम था पुरंदर की संधि। ठीक है, पुरंदर की संधि। लेकिन इस संधि से जो बंबई के अंग्रेज थे वो नाराज हुए और उन्होंने अपना युद्ध जारी रखा और युद्ध में वो हार गए। ठीक है, बंबई के जो अंग्रेज थे युद्ध में हारे और उन्होंने एक संधि की जिसका नाम था आपका बड़गांव की संधि। ठीक है, बड़गांव की संधि। ठीक है, बड़गांव की संधि की। और ये कब की? 1779 में। तो ये कहाँ के अंग्रेजों ने की? बंबई के अंग्रेजों ने। ठीक है, बंबई के अंग्रेजों ने जब ये संधि की तो ओवरऑल पूरे इंग्लिश साम्राज्य को एक उसके जो सम्मान को आघात हुआ, धक्का लगा और इसकी वजह से एक बार पुनः अंग्रेजों और मराठों के बीच युद्ध हुआ
और युद्ध के बाद अंततः अंग्रेजों और मराठों के बीच सालवाई की संधि होती है। ठीक है, और सालवाई की संधि कब होती है? ये आपकी होती है 1782 में। तो ये अंतिम संधि है। तो इस पूरे घटनाक्रम को समझिए। सबसे पहले होती है सूरत की संधि 1775 में। इसके बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो जाता है। इसके बाद कलकत्ता के अंग्रेजों के बीच सन 1776 में पुरंदर की संधि होती है। इसके बाद बंबई के अंग्रेजों के बीच होती है 1779 में बड़गांव की संधि, और अंततः सालवाई की संधि होती है जो कि 1782 में होती है। और इस संधि के माध्यम से एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को लौटा दिया गया और एक दूसरे के बीच युद्ध जारी ना रखने का वचन किया गया और शांति बनाए रखने की अपील की। और यही कारण है कि 1782 में जब अंग्रेजों का मैसूर से हैदर अली के साथ युद्ध चल रहा था तो उसमें अंग्रेजों ने मराठों को हैदर अली के त्रिकुट से अलग कर दिया था। क्यों अलग किया था? 1782 के दौरान ही अलग किया था, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों और मराठों के बीच सालवाई की संधि हुई थी और इस सालवाई की संधि के तहत ये एक समझौते में प्रावधान था कि एक दूसरे पर कोई भी हमला नहीं करेंगे। तो ये वजह थी। तो इस क्वेश्चन की काफ़ी पृष्ठभूमि रही है। आपको आई होप ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप इस क्वेश्चन की पृष्ठभूमि, इसकी बैकग्राउंड को समझिए। देखिए इस समय पर एक पेशवा था जिसका नाम था बाजीराव द्वितीय। ठीक है, बाजीराव द्वितीय। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये जो पेशवा था इसके समय में जो एक मराठा सरकार था यशवंतराव होलकर, ठीक है, ये इससे ईर्ष्या करता था बाजीराव द्वितीय से। इससे क्या हुआ, होलकर ने सिंधिया के क्षेत्रों में काफ़ी लूटपाट की। ठीक है, और इसके बाद बाजीराव द्वितीय ने होलकर पर जब प्रत्युत्तर में हमला किया और होलकर के एक भाई की हत्या कर दी, तो होलकर ने भी बदले में बाजीराव द्वितीय यानी कि पेशवा पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, और बाजीराव द्वितीय आक्रमण होने के बाद तुरंत फिर से किसकी शरण में आता है? अंग्रेजों की। ठीक है, अंग्रेजों की शरण में आता है। तो अंग्रेजों ने फिर बाजीराव द्वितीय के साथ एक संधि की। ठीक है, और उस संधि का नाम है बेसिन की संधि। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बेसिन की संधि। और बेसिन की संधि किनके बीच होती है? अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के बीच। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं अंग्रेजों और पेशवा के बीच बेसिन की संधि होती है। ठीक है, और इस बेसिन की संधि के जो प्रस्ताव थे, जो नियम थे, यही दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के कारण बनते हैं। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध था ये कब से कब तक चला था, क्योंकि आपको क्वेश्चन में तो यही पूछा गया है। तो ये 1803 से लेकर 1805 तक चला है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। लेकिन हम लोग केवल क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हैं, क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरह से समझ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिन की संधि में कुछ प्रावधान किए गए थे और इस प्रावधान के माध्यम से ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हुई। और इस संधि में क्या हुआ था? देखिए, पेशवा ने एक तरह से सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। उस समय जो वहाँ का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेजली, वो एक सहायक संधि लेकर चल रहा था। ठीक है, सहायक संधि। और सहायक संधि के क्या प्रावधान थे वो आपको पता ही है। सहायक संधि के तहत किसी भी राज्य को अपने राज्य में अपने खर्च पर अंग्रेजों की सेना रखनी पड़ती थी। उसके विदेशी मामले थे वो भी अंग्रेजों के हाथ में चले गए थे। ठीक है, तो ये सब सहायक संधि जो है पेशवा ने स्वीकार कर लिए। पेशवा के राज्य में 6000 अंग्रेजी सैनिक भी रखे गए। ठीक है, तो ये जो संधियाँ थी तो बाकी पेशवाओं जैसे कि सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, इनको खराब लगी, गलत लगी। और यही कारण है कि दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में शुरू होता है और 1805 तक चलता है। और इसमें अंततः अंग्रेजों की जीत हुई। ठीक है, किनकी जीत हुई? अंग्रेजों की। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने एक एक करके सभी मराठा संघ को पराजित किया। जैसे कि भोंसले को देवगांव की संधि में पराजित किया। ठीक है, भोंसले सरदारों को देवगांव की संधि में। ठीक है, देवगांव की संधि, यहाँ पर एक संधि हुई और इसमें उनसे कटक और बरार का क्षेत्र प्राप्त किया और ये संधि 1803 में हुई थी। ठीक है, साथ ही साथ सिंधिया के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई थी और होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि हुई। और अंततः दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध अंग्रेजों ने जीता और यहाँ से मराठाओं का जो वर्चस्व है वो समाप्त होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। अब
तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि क्या है वो सब आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन का आंसर तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर समझते हैं तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये कब से कब तक चलता है, सन 1817 से 18 के बीच, यानी कि मात्र 2 वर्षों में ये समाप्त हो जाता है। देखिए इसमें होता क्या है कि वेलेजली के बाद जितने भी गवर्नर आए उन्होंने, अंग्रेजों ने हस्तक्षेप की एक तरह से, यानी कि तटस्थता की नीति अपनाई। लेकिन जब लॉर्ड हेस्टिंग आते हैं, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग, तो वो वेलेजली की तहत एक कैसे थे, साम्राज्यवादी गवर्नर थे, वो राज्यों को अपने साथ मिलाने की, राज्यों को हड़पने की एक तरह से समर्थक थे। उन्होंने क्या किया, उस समय मराठाओं में एक सरदार हुआ था करते पिंडारी, ठीक है, क्या नाम था, पिंडारी, काफ़ी लूट मार किया करते थे और लूट मार किया हुआ कुछ धन मराठों को दिया करते थे। तो इससे काफ़ी जो है संख्या में अंग्रेज परेशान थे। तो पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग ने ही किया है और पिंडारियों के दमन के क्रम में ही मराठों से भी संघर्ष हुआ, क्योंकि पिंडारी कहीं ना कहीं मराठाओं के ही सरदार थे और इसमें मराठाओं की एक बार फिर से हार होती है, ठीक है। और इस हार के तहत जो पेशवा थे उनको पेंशन देकर कानपुर के पास भेज दिया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर भेज दिया गया, कानपुर के पास, और इस तरह से मराठाओं का पतन हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मराठा शक्ति के अंग्रेजों से पराजय के क्या क्या कारण थे। ये देखिए लास्ट का क्वेश्चन है, आपको समझना चाहिए कि पराजय के क्या कारण थे। सबसे पहला कारण था दोषपूर्ण आर्थिक संगठन। इसका मतलब क्या है, मराठाओं के पास कोई भी ठोस आर्थिक नीति नहीं थी। अपने रुपए पैसे या फिर आर्थिक व्यापार के लिए मराठों ने एक तरह से चौथ और सरदेशमुखी जो दो कर थे इन्हीं पर ये निर्भर थे, कोई इनका खास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और इसकी वजह से पड़ोसी राज्य भी काफ़ी इनसे रुष्ट रहा करते थे चौथ और सरदेशमुखी की वजह से। दूसरा यहाँ पर दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था। देखिए मराठों का जो सैन्य संगठन था काफ़ी दोषपूर्ण था। एक तो उन्होंने अपनी एक तरह प्राचीन सैनिक प्रणाली अपनाई हुई थी, किसी भी तरह की इसमें नई प्रणाली नहीं चल रही थी। साथ ही साथ उन्होंने उनकी जो परंपरागत प्रणाली थी छापामार, उसको भी त्याग दिया था। और दूसरी ओर यूरोपीय जो थे वो एक तरह से अपनी सेनाओं को वैज्ञानिक संगठन बनाने में कामयाब रहे और उनकी नौसेना भी प्रबल थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सैन्य व्यवस्था भी मराठों की अंग्रेजों की तुलना में कमजोर रही है। तीसरा है उग्र राष्ट्रीयता का अभाव, ठीक है, तो ये भी एक कारक है, क्योंकि मराठा सरदार जो थे वह आपस में आपसी वैमनस्य, कलह, ईर्ष्या, देश, इसके कारण एकता का उनमें एक अभाव रहा। जबकि जो अंग्रेज थे वो उच्च कोटि के सैनिक थे और उनमें उग्र राष्ट्रीयता की भावना थी। ऑप्शन डी दिया गया था पड़ोसी राज्यों का असहयोग। देखिए मराठों की वजह से मराठा चौथ और सरदेशमुखी नाम के जो दो कर लिया करते थे, इसकी वजह से जो उनके जो पड़ोसी थे वो भी मराठाओं से नाराज हुआ करते थे। तो ये भी एक कारण रहा है मराठा शक्ति के अंग्रेजों से पराजय होने में। तो यहाँ पर एक ऑप्शन अलग बनाते हैं, उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी। तो ये चारों कारण हैं, किसके चारों कारण हैं, ये चारों कारण हैं कि मराठा शक्ति हारी, ठीक है। तो ऑप्शन ई सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। यहाँ पर आपके सामने क्विज आती है, बंगाल में भूमि बंदोबस्त की इजारा व्यवस्था की शुरुआत किसने की। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।